हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सुपर आर्ट स्किल्स चैनल में। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि आपकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक पूरी 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक के शुरुआती 10-12 सालों की जानकारी आपको देती है। मैं यहाँ सुपर आर्ट एक्स के इस चैनल में आपके बुक में दिए गए सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि ये सब आपके काम आएंगे, इसलिए मेरी आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे राइट हैंड पर रेड कलर के सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, अब तक मैंने क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध की परिभाषा व प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्टिंग से एंड तक के टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। यदि आपने इन्हें नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो के लिंक डाले हुए हैं, आप वहां जाकर इन्हें आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे आज के इस वीडियो में आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ क्या है और ये क्यों बना, एंड तुष्टीकरण से आप क्या समझते हो, और है प्रतिद्वंदी समूहों का उदय कैसे हुआ, और द लास्ट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग से एंडिंग तक। इन सभी सवालों के जवाब की पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी है। इसलिए यहाँ भी मैंने शॉर्ट करके कुछ जरूरी घटनाओं का जिक्र किया हुआ है जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज तो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही बोए गए थे और जिसका अंदाजा विश्व में किसी को भी नहीं था। हुआ यह था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें बहुत सारे देशों का काफी नुकसान हुआ, जिसमें हारने व जीतने वाले सभी देश शामिल थे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था जिनको हम मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर और केंद्रीय राष्ट्र यानी कि सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं। इसमें पहला ग्रुप मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, इटली व अमेरिका जैसे बड़े व अन्य बहुत से छोटे देश शामिल थे। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 1,70,00,000 लोग मारे गए तथा करोड़ों की संपत्ति व संसाधनों का भी नुकसान पूरे विश्व को झेलना पड़ा। इतने व्यापक जन धन के नुकसान के बाद विश्व को एहसास हुआ कि इस तरह का भयंकर युद्ध नहीं होना चाहिए था और इसकी चर्चा होने लगी कि युद्ध का क्या कारण था, जिसमें पता चला कि युद्ध का मुख्य कर्ताधर्ता जर्मनी था। विश्व के अधिकतर देशों ने इस भीषण युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को माना। इसके बाद विश्व में शांति कायम हो सके इसके लिए एक सम्मेलन किया गया जिसको पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में बहुत सारी संधियां और समझौते हुए। इसमें एक संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है जिसे वर्साई की संधि कहा जाता है। यह संधि हारे हुए जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को पूरी हुई, जिसमें बहुत सारे नियमों व शर्तों को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, जिसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से यानी भूभाग से हाथ धोना पड़ा और उसकी सेना यानी कि मिलिट्री पावर को कम कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति मतलब युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दबाव डाला गया। इन सारी शर्तों को जो जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था उसे जर्मनी के लोग, जिसमें एडोल्फ हिटलर भी शामिल था, अपने लिए बहुत ही अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत से रीजन में से एक मेन रीजन साबित हुई। स्टूडेंट्स, अब हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद व द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने तक की कुछ घटनाओं की जानकारी हासिल करेंगे जो किसी न किसी रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का कारण बनी। स्टूडेंट्स,
शायद आपने ध्यान से नहीं सुना हो, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कुछ घटनाओं, यानी कि मैं यहाँ सारी घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर केवल उन्हीं घटनाओं को बताऊंगा जो मेन थे। इनमें पहली घटना है पेरिस शांति सम्मेलन। स्टूडेंट्स, प्रथम विश्व युद्ध से चिंतित राष्ट्रों को जब ये एहसास हुआ कि उन्हें दोबारा ऐसी युद्ध की स्थिति नहीं होने देना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का निर्माण किया। इस संस्था का गठन 1919 से 20 के दौरान किया गया, जिसका मेन मोटिव सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को होने से रोकना और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विवादों को बातचीत करके उनका समाधान करना था। अब दूसरी महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो यह घटना है 1931 की, जब जापान ने चीन के एक क्षेत्र मंचूरिया पर अटैक कर दिया। ऐसे में चीन ने राष्ट्र संघ से जापान की इस हरकत के बारे में शिकायत की, जिसके चलते राष्ट्र संघ ने एक आयोग यानी कि कमेटी बनाई, जिसे लिटन आयोग के नाम से जाना जाता है। पर यह आयोग जापान को मंचूरिया पर कब्जा करने से नहीं रोक पाया। स्टूडेंट्स, तीसरी घटना यह है कि 1933 में जर्मनी देश में हिटलर जैसे तानाशाह जर्मनी का शासक बन गया, और जैसे ही हिटलर जर्मनी का शासक बना, उसने जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि के शर्तों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि ये संधि जर्मनी के जनता को भी अपमानजनक लगती थी, इसलिए जनता ने भी हिटलर को पूरा सपोर्ट किया। हिटलर का मनोबल बढ़ता चला गया और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर इसने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने के लिए कारखाने लगा दिए, यानी कि फैक्ट्रियां लगा दी, और अपनी सेना को मजबूत करने लगा। स्टूडेंट्स, बात यह थी कि हिटलर नाजी पार्टी से था, जिसका पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है। इस पार्टी की विचारधारा यहूदियों के खिलाफ थी, जिसका मानना था कि जर्मनी में केवल जर्मन मूल के लोग ही रहने चाहिए और बाकियों को देश से निकाल देना चाहिए या उन्हें मार देना चाहिए, जिसके चलते हिटलर ने बहुत से गैर जर्मन लोगों को मरवा भी डाला था। स्टूडेंट्स, हिटलर क्रूर तानाशाह तो था ही, साथ के साथ एक बेहतरीन राजनायक भी था। उसने मित्र राष्ट्रों का ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए समाजवाद का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें उसका प्रसिद्ध नारा था समाजवाद मुर्दाबाद। क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन व यूएसए जैसे देश पूंजीवादी थे, ऐसे में मित्र राष्ट्रों को लगा कि जर्मनी उनके पक्ष में है, जिसके कारण उन्होंने जर्मनी के कुछ व्यवहारों को नजरअंदाज कर दिया तथा वर्साई की संधि में भी रियायत दे दी गई, खास करके क्षतिपूर्ति में। स्टूडेंट्स, इसे ही तुष्टीकरण का सिद्धांत कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब नजर डालते हैं चौथी घटना पर। यह घटना इथियोपिया साम्राज्य की है, जिस पर अक्टूबर 1935 में इटली की तरफ से हमला हुआ था और मई 1936 तक इटली ने इथियोपिया पर कब्जा कर लिया। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि उस वक्त इटली का शासक मुसोलिनी था, जो कि एक तानाशाह था, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी का हिटलर था। मुसोलिनी यानी जब इटली ने इथियोपिया पर कब्जा कर लिया तो इथियोपिया ने राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन से बचाव की गुहार लगाई, पर राष्ट्र संघ कुछ ना कर सका, जिससे इथियोपिया का शासक देश छोड़कर भाग गया और उस देश पर इटली का कब्जा हो गया। ये देखकर जर्मनी का हौसला और बढ़ गया, जिससे उसने ऑस्ट्रिया पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरह से इटली व जर्मनी दोनों तानाशाही शासकों ने एक संधि भी की, जिसे रोम बर्लिन संधि के नाम से जाना गया। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अगले घटना की, जो कि 1937 में घटी। हुआ ये कि जापान ने चीन पर पूरी तरह से धावा बोल दिया। ऐसे में चीन की सहायता के लिए सोवियत संघ आगे आया, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जापान ने चीन की बीजिंग पर कब्जा कर लिया था। स्टूडेंट्स,
यूरोप में तो जर्मनी और इटली ताकतवर बनकर उभरे थे। इधर एशिया में जापान भी अपनी साम्राज्यवादी नीतियों में जोरदार प्रदर्शन कर रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी व इटली ने जापान को अपने साथ जोड़ने का मन बनाया और फाइनली ये तीनों एक हो गए, जिसे रोम, बर्लिन, टोक्यो का त्रिगुट कहा जाने लगा। यही 27 सितंबर 1914 यानी कि 27 सितंबर 1940 तक एक्सिस पावर बन गई, जो ध्रुवी राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं 1939 की घटना पर। स्टूडेंट्स, हुआ ये कि जब जर्मनी ने 1938 में ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया तथा दूसरे यूरोपीय देशों एग्जाम्पल फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए जैसों ने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया, इस बात से उत्साहित होकर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से पर भी हमला बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी। इसी बात को अपने फेवर में लेते हुए जर्मनी ने हंगरी को अपने साथ मिलाकर 1939 तक चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा भी कर लिया। स्टूडेंट्स, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने के बाद हिटलर का अगला टारगेट पोलैंड था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद डेंजिंग नामक शहर, जो कि पहले जर्मनी का हुआ करता था, पोलैंड को दे दिया गया था। इसलिए जर्मनी पोलैंड पर हमला बोलना चाहता था, पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि डेंजिंग शहर की सुरक्षा का बीड़ा फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने उठा रखा था। उधर पूर्वी यूरोप का देश सोवियत संघ को जब युद्ध की आशंका हुई तो उसने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी यूरोप के देशों ने उसका साथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें सोवियत संघ पर विश्वास नहीं था। ऐसे में सोवियत संघ ने युद्ध के भय को दूर करने के लिए जर्मनी के साथ गुप्त संधि करने की कोशिश करी और उसमें वो कामयाब भी रहा। इस संधि को नॉन अग्रेशन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर यह करार किया गया था कि जर्मनी सोवियत संघ पर आक्रमण नहीं करेगा और दोनों देश पोलैंड तथा पूर्वी यूरोप को आपस में बांट लेंगे। सितंबर 1939 यानी कि 1939 में सोवियत संघ ने जापान को अपनी सीमा से खदेड़ दिया और उसी समय जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। उधर फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया। ऐसे में जापान के साथ चलने वाले युद्ध को रोककर सोवियत संघ ने खुद पोलैंड पर हमला बोल दिया और इस तरह से अक्टूबर 1939 तक पोलैंड, जर्मनी और सोवियत संघ दोनों देशों के बीच आधा आधा बंट गया। इसी समय जापान को चीन ने अपने शहर चंगसा से बाहर खदेड़ दिया। सो स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से विश्व के इन बड़े देशों ने साम्राज्यवाद की नीति को बढ़ावा देते हुए पूरे विश्व में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ युद्ध के कारण बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि साम्राज्यवाद भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो विश्व युद्ध जैसे भयंकर युद्धों को जन्म देता है। और हमने ये भी बात करी थी कि जब हम फ्यूचर में युद्धों को पढ़ेंगे तो हम इसको जांच भी करेंगे। आज आप यहाँ पर इन घटनाओं से समझ सकते हो कि साम्राज्यवाद की नीति कितना बड़ा रीजन है विश्व में भयंकर युद्धों को जन्म देने के लिए। स्टूडेंट्स, जर्मनी का बंटवारा करने के बाद सोवियत संघ बहुत ज्यादा एक्टिव हो चला था, क्योंकि उसे अब जर्मनी से कोई डर नहीं था। इसी के चलते उसने बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया पर भी हमला बोल दिया और नवंबर 1939 तक उसने फिनलैंड पर भी अटैक कर दिया। ये युद्ध 4 महीने तक चलता रहा, जिसे विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, सोवियत संघ के फिनलैंड पर अटैक करने को फ्रांस और ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का बहाना बताया और फिर वह जर्मनी के साथ मिलकर सोवियत संघ को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकलवाने की कोशिश करने लगे। उधर सोवियत संघ जून 1940 तक बाल्टिक देशों पर कब्जा जमा चुका था। स्टूडेंट्स, अब आगे देखें तो 1940 तक जर्मनी पूरे जोश में आ चुका था और उसने अपने युद्ध करने के तरीकों में भी बदलाव किया। नई तकनीक की सहायता से 1940 के पहले ही उसने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड
जैसे भूभाग को जीत लिया था। जर्मनी उस वक्त बहुत ताकतवर देश बनकर उभर रहा था। ऐसे में उसका अगला निशाना फ्रांस था। जर्मनी ने 10 जून 1940 को फ्रांस पर हमला बोल दिया और मात्र 4 दिनों में ही पेरिस पर कब्जा कर लिया, जो कि पूरे विश्व को चौंका देने वाली बात थी। इस जीत के बाद विश्व के लोगों के मन में हिटलर का डर बैठ गया, जिसके बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला किया, जिसमें जर्मनी की तरफ से बिना किसी नतीजे के ही बीच में युद्ध छोड़ दिया गया। 1940 के खत्म होने तक जर्मनी ने ग्रीस तथा यूगोस्लाविया पर भी कब्जा कर लिया। लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा करने के बाद जर्मनी ने अगला निशाना सोवियत संघ को बनाया और 1941 में सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। मगर जर्मनी की सेना वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि सोवियत संघ का मौसम जर्मन सेना के अनुकूल नहीं था। उधर 1941 में जापान ने इंडो चाइना के क्षेत्र जैसे सिंगापुर, बर्मा, वियतनाम, इंडोनेशिया व फिलीपींस पर कब्जा करता चला गया। स्टूडेंट्स, ये सारे देश मित्र राष्ट्र के अधीन थे। ऐसे में एक देश जो अमेरिका के अंडर में था, उस पर हमला करना जापान को बहुत भारी पड़ गया। यह देश था फिलीपींस। स्टूडेंट्स, फिलीपींस पर हमला करने के बाद जापान को अमेरिका ने तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों को देने पर रोक लगा दी, जिससे नाराज होकर जापान ने दिसंबर 1941 में ही अमेरिका के क्षेत्र पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका तथा जापान में एक लंबा युद्ध छिड़ गया। इसके साथ साथ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने का फैसला भी ले लिया। इस तरह से अमेरिका 2 साल तक जापान के साथ लड़ता रहा और जापान से वो सारे क्षेत्र वापस ले लिए जो अब तक जापान ने जीता था। स्टूडेंट्स, 1942 तक दूरी राष्ट्र कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी व इटली को बहुत से क्षेत्रों में हराना शुरू कर दिया था। सोवियत संघ ने जर्मनी से यूरोप का पूर्वी हिस्सा छीनकर बर्लिन पर भी कब्जा कर लिया। स्टूडेंट्स, आपको एक हाईलाइटेड पॉइंट बताता हुआ चलूं। बात यह है कि 1944 के साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर भारत में भी देखा गया, जब जापान ने भारत के असम क्षेत्र पर हमला किया, लेकिन ब्रिटेन की सेना ने भारतीय सेना को साथ लेकर जापान को खदेड़ दिया। स्टूडेंट्स, अप्रैल 1945 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मनी के बर्लिन पर कूच कर दिया, जहां 29 अप्रैल 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ जर्मनी ने हार स्वीकार की और अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह इटली व जर्मनी मित्र राष्ट्रों से हार चुके थे, पर जापान अब भी थोड़ी बहुत शक्ति के साथ बचा हुआ था। ऐसे में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया, जिसके चलते 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। इस ग्रुप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ जैसे देश शामिल थे। वहीं दूसरी तरह हारने वाले ग्रुप यानी कि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश शामिल थे। स्टूडेंट्स, हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या परिणाम निकला, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है, जिसको मैं इस तरीके से बता रहा हूं। फर्स्ट, पहला परिणाम ये हुआ कि तानाशाह शासकों का अंत हुआ और विश्व के बहुत से क्षेत्रों में लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। सेकंड, दूसरा यह है कि बहुत से गुलाम देशों को आजाद किया गया, जिसमें भारत भी शामिल था। थर्ड, तीसरा परिणाम यह हुआ कि अभी तक मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में शक्ति का केंद्र ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करते थे, लेकिन अब अमेरिका व सोवियत संघ जैसे देश सुपर पावर बनकर उभरे, जिसके कारण इन्हीं 2 देशों में शीत युद्ध हुआ, जो लंबे समय तक चलता रहा। स्टूडेंट्स, अगला वीडियो मेरा शीत युद्ध पर होगा,
जो कि आपके 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने सीट्यूट की परिभाषा और क्यूबा का मिसाइल संकट का वीडियो अपलोड किया था। स्टूडेंट्स, जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक दो बार फिर देख लेना, और जब तक आप पढ़ते रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ के साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।